अच्छा जी। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो सिलेबस है वगैरह, उसके अंदर कुछ सेक्शंस को के पार्ट्स नहीं कराए, वो भी नहीं है। और फॉर्मली कम्युनिकेट किया गया है कोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से कि डीएफए मिनिमाइजेशन इंक्लूडेड नहीं है। तो अब स्टार्ट टू फिनिश जैसे चलता होता है साहब, वैसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेक्चर 1 के अंदर कुछ भी नहीं था, यही था कि लाइक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं, वोकैबुलरी और ग्रामर, अल्फ़ाबेट सेट का सिंबल क्या होता है, सिग्मा पावर 1 क्या होता है, सिग्मा पावर 2 क्या होता है, कि लेंथ ऑफ वर्ड्स 2, लेंथ ऑफ वर्ड 3, प्लस अगर सुपरस्क्रिप्ट में हो तो क्या होगा, क्लीन स्टार है तो क्या होगा, राइट। तो उसके अंदर बस एक यही बात है काबिल ज़िक्र कि कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इन चीज़ों को, पता नहीं क्यों। एक चीज़ है एम्प्टी लैंग्वेज और एक चीज़ है एम्प्टी वर्ड, ठीक है। एप्सिलॉन जो है काफ़ी किताबों में और सिंबल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एप्सिलॉन जो है वो एम्प्टी वर्ड है बेसिकली। अगर आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज यूजुअली एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो ना, अगर वो प्रोग्राम नो इनपुट को सक्सेस देता है तो फिर आप एप्सिलॉन अपनी लैंग्वेज का हिस्सा डालोगे। तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि मतलब नंबर ऑफ क्या नाम है, एज इज़ इवन, ठीक है। तो ए अगर काउंट ज़ीरो होगा तो भी अगर एक ही काउंट ज़ीरो होगी तो भी वो ए मॉड 2 इक्वल ज़ीरो ही होता है। तो इस केस के अंदर आपकी नल स्ट्रिंग भी या एम्प्टी वर्ड भी एक्सेप्ट होगी, तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन डालोगे, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस में नहीं भी होता है, कुछ में होता है। उसके अलावा एक बात है फाई, ये नल या जो भी है, जिस जो है एम्प्टी लैंग्वेज के लिए। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं है और ये हम कभी भी नहीं यूज़ करते, ये बस एक एक्स्ट्रा चीज़ थे जो बस मेंशन हुई भी थे। खैर उसके अलावा लैंग्वेजेस के अंदर जो हायरार्की है चॉम्स्की की, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सारा जो मिड 1 का सिलेबस है ना, ये खाली टाइप 3 वाले सर्कल तक ही महदूद है। हम सारी जो चीज़ें कर रहे हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस के साथ काम करता है। अच्छा, तो अब रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मलिज़म्स हैं। डी एफ ए है, एन एफ ए है, एप्सिलॉन एन एफ ए है, ट्रांजिशन ग्राफ है, जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ है और रेगुलर एक्सप्रेशन है। कुछ क्लासेस को टी जी जी टी जी नहीं करवाया हुआ, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि जो स्टेट एलिमिनेशन वाला तरीका है ना डी एफ ए टू आर ई कन्वर्जन के लिए, उसके अंदर अगर आपको ये पता हो तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। लिटरली बस 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन साथ ही समझ आ जाती है, कुछ भी नहीं है ये। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपको टी जी का नहीं पता तो आप स्टेट एलिमिनेशन कैसे कर रहे हो, क्योंकि वो लिटरली आप जी टी जी बना रहे होते हो। बट इसलिए मैंने कहा मैं जिक्र कर दूं कि मुझे पता है कि आप काफ़ी लोगों को नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन फिर भी इसका पता होने का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। और लिटरली सिर्फ 1 मिनट लगता है समझने में। अच्छा, तो डी एफ एस की बात करते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा डी एफ एस देख लिए हैं, कुछ आपने देखे मॉड वगैरह वाले, इवन वगैरह वाले, राइट। तो यहाँ पे एक है कि आपकी लैंग्वेज है 0-1 के ऊपर। अगर आपकी जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसके अंदर नंबर ऑफ़ वंस अगर उसका मॉड्यूलस लूँ मैं 3 के साथ और रिमाइंडर 2 आ जाए, मैं इस लैंग्वेज को मॉडल करना चाहता हूँ। इसके जैसी एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की हुई है, वो है कि इज़ डिविजिबल बाई 3। तो इज़ डिविजिबल बाई 3 के अंदर एग्जैक्टली यही ग्राफ बनता था, लेकिन फाइनल स्टेट 0 होती थी। मैंने बस फाइनल स्टेट चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बस एक लाइक वार्म अप किस्म का सवाल था कि लाइक मॉड्यूलस वाले सवाल भी होते हैं वगैरह, राइट। उसके अलावा ये एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मैंने केस सेक्शन की असाइनमेंट में देखा था। बेसिकली आपके पास बाइनरी स्ट्रिंग आ रही है और आपने उसकी बाइनरी या डेसिमल वैल्यू जो है उसका निकालना है मॉड 5 = 0, ठीक है। जो जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये नंबर ऑफ़ वंस की काउंट नहीं हो रही, ये वो एक्चुअल नंबर जो है बाइनरी स्ट्रिंग जो एंटर हो रही है उसके लिए। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। 101 जो है वो 5 होता है बाइनरी में, राइट। इसी तरह 1010 10 होता है, 1011 11 होता है। तो अगर आपके पास इस वक्त स्टेट 101 के ऊपर है, अब 0 आता है तो आपके स्टेट कहाँ पे जाएगी, और 1 आता है तो कहाँ पे जाएगी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बाइनरी के बारे में पता होना चाहिए कि अगर एक डेसिमल आगे हो रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो रहा है। तो पॉज करके सॉल्व करना है तो कर लो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर जो की आइडिया है ना वो यही है कि अगर आपके पास यहाँ पे था 101 = 5, राइट। मैं इसके अंदर अगर कोई भी डिजिट डालता हूँ ना, सबसे पहले ये होता है कि बेस से मल्टीप्लाई हो जाता है नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो आपने कोल वगैरह में भी देखा होगा, लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो होता है वो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है कि जब भी कोई नया डिजिट आता है ना आपकी स्ट्रिंग के अंदर, वो आपके नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता। तो इस वक्त मेरा नंबर 5 है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि 5 मॉड 5 इक्वल 0, ठीक है। तो अब मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का मॉड लूँगा तो तब भी मेरा मॉड उतना ही आना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइक किस तरह से हम ट्रांजिशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। तो स्टेट्स पहले बना लेते हैं 5, ठीक है, 0 1 2 3 और 4 की। इस तरह से मैंने एक सर्कुलर अरेंजमेंट कर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी एज कहाँ पे जाएगी। अब 0 के ऊपर मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास लेट्स से 5 है, क्योंकि 5 का रिमाइंडर 0 मतलब 5 मॉड 5 0 होता है ना, तो मैं 5 के अंदर लाइक मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये 10 हो गया। अभी भी मॉड 5 इक्वल 0 ही होगा, तो ये इसीलिए अपनी ही स्टेट पे रहेगा। इसी तरह से अगर 1 ऐड हो रहा है तो बस यही है कि +1 भी हो रहा है साथ। आपने बस इस की आइडिया को इस्तेमाल करके ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि इसके अंदर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने जिक्र कर दिया इसका। अच्छा, उसके अलावा कुछ इस तरह के भी सवाल होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं दिखने में, देख के बंदे को डर लगना शुरू होता है, पता नहीं क्या ही दे दिया। और ये स्पेशली मेरी क्लास को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि हमने जो सारे किए ना, हमने इस तरह के किए हैं कि कन्वर्जन्स कर ली वगैरह। हमने कोई भी इतने लंबे सवाल अभी तक नहीं देखे। लेकिन मिड्स के अंदर भी, पास मिड्स के अंदर भी, फाइनल वगैरह के अंदर भी आप देख सकते हो कि आए हुए हैं इस तरह के। तो ये केस सेक्शन की असाइनमेंट है जो उसके अंदर ये सवाल दिया हुआ है कि इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो बंदा घबरा ही जाता है कि यार ये कैसे करना टाइम पे वगैरह, लेकिन ये सवाल इंतहाई ईजी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इसको किस तरह से सॉल्व करना शुरू करना। तो सबसे पहला तो स्टेप आपको पता ही है क्या है, आपने क्वेश्चन गौर से पढ़ना और अंडरस्टैंड करना है और साथ नोट्स बनाते जाना है कि क्या क्या आपके काम की चीज़ है। उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है यहाँ पे कि अ ट्रेजर वॉल्ट इज़ रिपीटेडली रेडेड बाय अ पेयर ऑफ रॉबर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉबर्स, फाइटर्स एंड लॉक पिकर्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया राइट साइड पे। इस जगह को रेड करने के लिए या तो एक फाइटर आ सकता है या एक लॉक पिकर आ सकता है, ठीक है। ये स्किल हो सकती है आपके रॉबर्स के पास। और उन्होंने ये कहा कि जो पेयर होएगा ना आपका, हमेशा वो एक जैसा होगा, या तो पेयर ऑफ फाइटर्स होगा या पेयर ऑफ लॉक पिकर्स होगा, मतलब मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो चीज़ ए में आ रही है वही चीज़ बी में आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक फ़ाइटर आ गया तो बी वाले गेट्स भी फाइटर ही आएगा। अब उन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट्स बताई हुई हैं यहाँ पे कि हर रेड के बाद ना ये जो गेट्स हैं ना ऊपर वाले, ये अपनी डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं और ये सिंक्रोनाइज्ड है। तो इस वक्त दोनों लेफ़्ट की तरफ हुए हैं, अगली रेड के बाद ये राइट पे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि अगर इस तरह से लेट्स से कोई आया है, कोई इनपुट आई है, अब ये एक गार्ड में चली जाएगी, गार्ड वाले रूम में चली जाएगी, एक ट्रैप वाले रूम में चली जाएगी। ट्रैप वाला तो हमेशा मरेगा, ठीक है। ट्रैप ऐसे जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप हमेशा आपके थीफ को मार देता है, लेकिन गार्ड को फाइटर बीट कर सकता है लेकिन लॉक पिकर नहीं कर सकता। अब ये सारे आपको रूल्स पता चल गए हैं गेम के। इसी तरह से लॉक है, अगर तो फाइटर नहीं तोड़ सकता लेकिन लॉक पिकर खोल सकता है। तो सक्सेसफुल रेट सिर्फ तब होगी जब मतलब इस केस के अंदर फाइटर अगर आ जाए, फाइटर पेयर आ जाए, क्योंकि फिर एक फाइटर नीचे जाके ट्रेजर पकड़ लेगा, दूसरा चाहे ट्रैप में मर भी जाए। इसी तरह से अगर ये गेट्स रोटेटेड होते तो लॉक पिकर जीत जाता, वरना लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, और उन्होंने बात की हुई है कि ट्रैप्स की अरेंजमेंट ना लेफ़्ट रोटेट हो जाती है जब भी गार्ड एनकाउंटर होता है। तो इस वक्त GTL है ना अरेंजमेंट, तो वो TLG बन जाएगी। और फाइनली ये जो सारा कुछ है ना, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका अल्फ़ाबेट होएगा फाइटर पेयर और लॉक पिकर पेयर, और आपने सिर्फ उस लैंग्वेज के अंदर वर्ड सिर्फ और सिर्फ तब इंक्लूड करने हैं अगर नंबर ऑफ सक्सेसफुल रेड्स ओवर ऑल सिमुलेशंस 0 होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सुन के लगता है जी पता नहीं क्या ही हो गया, लेकिन अब हम इसको ना थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। इसके अंदर स्टेट के अंदर मैं इस वक्त देख रहा हूँ, मेरे सामने डायग्राम बनी हुई है। इस वक्त स्टेट क्या है? स्टेट ये है कि दरवाजे इस तरफ को हुए हैं। स्टेट ये है कि इस वक्त इतने ट्रैप्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो मैं अपनी स्टेट को ना डीकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। और मुझे हिस्ट्री ऑफ रेड सक्सेसेस इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि वर्ड को एक्सेप्ट ही सिर्फ इसलिए करना है अगर हिस्ट्री ये कहती है कि अभी तक कोई रेड नहीं हुई सक्सेसफुल, फेल्ड रेड्स को नहीं हम गिन रहे। तो
हम अपनी ना स्टेट को ना इस तरह से डीकम्पोज कर लेते हैं, डिफरेंट हिस्सों में बना लेते हैं। तो गेट ओरिएंटेशन का मैंने एक सेगमेंट रख लिया लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कि गेट्स दोनों लेफ्ट पे हैं राइट पे हैं। फिर मैंने ट्रैप अरेंजमेंट के लिए रख लिया, और उसके बाद मैंने एंड पे एक नंबर रख दिया कि कितनी रेड सक्सेसफुल हुई हैं। सवाल के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 0, 1 और 2+ के लिए मॉडल करना है, जबकि आपको करने की सिर्फ ज़रूरत है 0 और 1 के लिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज सिर्फ 0 के साथ कंसर्न है। अगर नॉन ज़ीरो है तो आपने साथ ही कह देना कि वर्ड रिजेक्ट हो रहा है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आगे क्या होता है, वो डेड स्टेट बन जाती है जैसे आप किसी 1 वाली स्टेट में जाओ। लेकिन उन्होंने कहा हुआ कि आप उस सवाल के अंदर एक कंस्ट्रेंट है कि आपने बनाना है अप टिल 2+। तो इसके मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। एक है एग्जॉस्टिव कंस्ट्रक्शन, एक है लेजी कंस्ट्रक्शन। एग्जॉस्टिव कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये करते हैं कि हम लिटरली एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 पीसेस बना के लिस्ट कर देते हैं और उनके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ये वाला तरीका ऑलमोस्ट ऑलवेज ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसकी जगह जो अक्सर बार प्रेफर की जाती है वो चीज़ है लेज़ी कंस्ट्रक्शन। कुछ लोगों को पढ़ाई है, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाई। वो यही है कि सबसे पहले ना आप बस एंट्री स्टेट लिख देते हो। तो उन्होंने शुरू में बताया हुआ कि शुरू में सारे गेट्स लेफ्ट पे हैं और ये ट्रैप अरेंजमेंट है। तो ऑब्वियसली अभी तक कोई रेट सक्सेसफुल नहीं है, तो इसलिए मैं 0 कर दिया आगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा अगर इसके अंदर लॉक पेकर आता है तो क्या होगा, और अगर फाइटर पेयर आता है तो क्या होगा। तो मैंने उसके लिए मॉडल कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़, दोनों सूरतों में हमेशा ये तो होना ही है कि अगर लेफ़्ट है तो राइट हो जाना, राइट है तो लेफ़्ट हो जाना। तो वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद मुझे ये पता है कि गार्ड के साथ अगर इनकाउंटर होएगा ना तो ट्रैप्स लेफ्ट रोटेट हो जाना है। तो अगर आप गौर से देखो, गेट्स की अरेंजमेंट इस तरह से हुई हुई है कि गार्ड के साथ हमेशा होगा ही इनकाउंटर, राइट। चाहे लॉक पे आ जाए लाइक इनकाउंटर तो वही चीज़ें आएंगे, चाहे जो मर्जी इनकाउंटर कर रहा हो। तो इसीलिए ये दरमियान वाला हिस्सा लेफ्ट रोटेट हो गया। अब लॉक पिकर के केस में 0 इसलिए क्योंकि उन्होंने बताया हुआ था कि गार्ड लॉक पिकर को पकड़ लेगा, लेकिन फाइटर गार्ड को हरा सकता है और आगे जाकर ट्रेजर पकड़ सकता है। तो इसलिए इसके अंदर 0 और 1 का डिफरेंस आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने जो नई स्टेट्स देखी है ना, जो नई स्टेट्स जो पहले नहीं पढ़ी मैंने कभी, मैंने इनको लिस्ट कर लिया। अब मैं इनके लिए भी सिमुलेट करूँगा, ठीक है। फिर मेरे पास जो यूनिक स्टेट्स आई होंगे मैं उनको लिस्ट कर दूँगा। फिर मैं इसको सिमुलेट करूँगा। फिर जो मेरे पास नई यूनिक स्टेट्स आई होंगी ना, जो मैंने पहले की नहीं लिस्ट की हुई, मैं उनको लिस्ट कर लूँगा। और मैं ये प्रोसीजर जारी रखूँगा जब तक मेरे पास सारी स्टेट्स ऐसी नहीं आना शुरू हो जाती जो कि मैंने पहले की इस लेफ्ट वाले कॉलम में एक्सप्रेस करनी है। और जब ये हो जाएगा आपने बस एंड स्टेट्स बता देने क्या है। ओके, तो ये तो था असाइनमेंट का क्वेश्चन। काफ़ी लोगों के ये 3 सेक्शंस को जो एक ही असाइनमेंट आई है तो वो कह रहे होंगे यार ये तो पता है मुझे। तो मिड का एक सवाल देख लेते हैं इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का। तो उसके अंदर ये है कि ये 2 एंट्रेंसेज हैं और आपकी लैंग्वेज है डिफाइंड ओवर 0 एंड 1। अगर 0 आता है तो लेफ्ट वाली साइड से मार्बल गिरेगा, अगर 1 आता है तो राइट वाली साइड से गिरेगा। और रूल ये है कि ये इस वक्त जो x1 वाला जो सी सॉ सा बना हुआ है, ये जो बस एक चीज़ है, ये मूव कर सकती है। ये x1, x2, x3 ये गेट्स मूव कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हो ना, अगली बार ना ये उल्टे हुए होंगे। तो अभी मैं लेट्स से सब शुरू में 0 इंसर्ट करता हूँ, तो ये a से एक मार्बल आएगा, x1 को टच करेगा तो ऑब्वियसली स्लाइड डाउन कर देगा लेफ़्ट की तरफ, और नीचे से जाके c में ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब इस x1 को टच हुआ है ना, इसीलिए इसकी अरेंजमेंट अगली बार बदल जाएगी। तो अगली बार जब 0 आएगा ना, वो इधर जाएगा, लेकिन ये उल्टा इसकी ओरिएंटेशन बदल गई होगी, तो फिर ये राइट साइड पे आ जाएगा और x2 के साथ नॉक होगा और x2 इसको c में फेंक देगा। अब इसके बाद क्या होगा, x1 और x2 हिट हुए थे इसलिए उनकी ओरिएंटेशन बदल जाएगी। तो फिर से स्टेट के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये 3 गेट्स हमारे जो हैं ये स्टेट के कंपोनेंट्स हैं। तो हमने स्टेट मॉडलिंग कर लिया किसी हद तक, लेकिन एक कैच आता है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि हमने वर्ड सिर्फ और सिर्फ तब एक्सेप्ट करना है अगर जो लास्ट इनपुट थी ना वो डी से निकली हो। मतलब यहाँ पे सी और डी वाले एग्जिट्स हैं ना, अगर डी से निकले ना आखिरी वाला वर्ड, सिर्फ और सिर्फ तब मैंने इसको एक्सेप्ट करना। तो आपको अपनी स्टेट के अंदर फाइनल और नॉन फाइनल के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए ये भी रखना पड़ेगा कि क्या ये लास्ट सी में गुजरा है या लास्ट डी में गुजरा। तो इस तरह से आप स्टेट मॉडलिंग करके इसको उसी तरह से सॉल्व कर लोगे। और इसकी भी इसी तरह की लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन थी और ये पिछले साल के मिड में आया हुआ है। ओके, अब ये लेजी कंस्ट्रक्शन भी हो गई, डीएफए के हमने कुछ सवाल भी कर लिए। अब थोड़े से फॉर्मल मैथमेटिकल चीज़ की बात कर लेते हैं, जो 5 ट्यूपल डेफिनेशन ऑफ डीएफए। तो 5 ट्रिपल डेफिनेशन ऑफ डीएफए काफ़ी बार कहा जाता है कंस्ट्रक्ट अ डीएफए। तो कंस्ट्रक्ट अ डीएफए का मतलब बस ये नहीं होता कि डायग्राम बना दो।
ये जो डेल्टा का टेबल है ना, आप इस तरह से बना दो और उसके बाद आप कह दो कि मैंने ये डिफाइन कर दी है सिंबल्स और ये मेरा 5 ट्यूपल है और ये DF है। तो बस एक एक्स्ट्रा छोटा सा स्टेप है जो आपने करना है, क्योंकि वरना मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर DFA का मतलब डायग्राम ड्रॉ करना नहीं होता, उसके अंदर 5 ट्यूपल कंस्ट्रक्ट करना मतलब होता है। और ऑब्वियसली आप डायग्राम भी बनाते हो यूजुअली, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर में दोनों बना लो। क्यों डायग्राम इसलिए क्योंकि आपके लिए आसानी होगी और शायद वो एक्सपेक्ट वही कर रहा हो एग्जामिनर, ज़रूरी नहीं है कि उसको, क्योंकि वो आपको पता ही है कंस्ट्रक्ट का वर्ड इतना लाइक वेग है कि वो दोनों की तरह समझा जा सकता है। तो जस्ट टू बी सेफ मैं दोनों ही बना लेता, क्योंकि अगर आप एक बना लोगे आप दूसरा बना सकते हो साथ ही। अच्छा, अब ये एक और सवाल है, ये उसी असाइनमेंट से है, देखो मैं कितना मिल कर रहा हूँ एक असाइनमेंट को। अच्छा, तो इसके अंदर ना एक लैंग्वेज डिस्क्राइब की हुई है जिसके अंदर आप बाइनरी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ तब अगर उसके अंदर जो बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है वो डिविजिबल बाय 5 है बट डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। इसको आप डायरेक्टली करने की कोशिश कर सकते हो और आप कर भी लोगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली पेपर के अंदर आपके पास मल्टीपल सवाल होंगे, आपने खाली एक सवाल के ऊपर ही पूरा टाइम लगा लेना, तो इसीलिए इसके लिए ना कोई ज़्यादा सेफ अप्रोच भी होनी चाहिए। तो वो है आपके पास, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। अगर आपको बहुत अच्छी DFA आती है ना तो आप डायरेक्टली बना के ज़्यादा ज़्यादा टाइम बचा सकते हो, लेकिन उसके अंदर रिस्क है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से बन जाए। पेपर के अंदर अचानक से डायरेक्ट वाले तरीके में गलती हो ही जाती है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, एक है डिविजिबल बाय 5 और एक है कि नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 तो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ डिविजिबल बाय 2 होती है ना बाइनरी के अंदर, वो एंड 0 से हो रही होती है। और इसका फिर लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि एंड्स विद 1 जो है वो आपका DFA है इसके लिए, नॉट डिविजिबल बाय 2 के लिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 हमने बना लिया हुआ, अब हमने बस किसी तरह से इनको मर्ज करना है। तो इस तरह के ना आप बड़े ज़्यादा देखोगे ये फंडामेंटल कुछ ऑपरेशंस जो बहुत ज़्यादा बार होते हैं इस तरह के सवालों के अंदर, चाहे आपने RE बनानी हो चाहे आपने DFA बनाना हो, ये चीज़ बड़ी आती है, नॉट, एंड, और, डिफरेंस और कंकैटेनेशन। ठीक है, तो पहले 4 की बात कर रहे थे, कंकैटेनेशन की बात करेंगे एप्सिलॉन NFA की बारे। तो नॉट इज़ इंतहाई सिंपल। ठीक है, आपने नॉट के अंदर एग्जैक्टली वही DFA बनाना है, लेकिन जो 5 ट्यूपल था ना उसके अंदर F को आप रीडिफाइन कर दोगे Q माइनस F से। तो अब जो सारी स्टेट्स पहले नॉर्मल स्टेट थी वो F फाइनल स्टेट बन गई हैं, उनके ऊपर डबल सर्कल आ गया, और जिनके ऊपर डबल सर्कल था उनके ऊपर सिंगल सर्कल आ गया। दैट्स इट। ठीक है, नॉट बहुत सिंपल है। फिर अब आते हैं एंड, और डिफरेंस के ऊपर। इन तीनों का मेथड एक ही है। तो आपके पास लेट से 2 मशीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक मशीन का 5 ट्यूपल लिखा हुआ है और दूसरी का लिखा हुआ है Q1 Q2 वगैरह, इस तरह से करके मैंने डिस्टिंग्विश कर लिया, और इनका सेम अल्फ़ाबेट है, ये वही सिग्मा यूज़ करते हैं, एक ही चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो चाहे मैंने एंड लेना हो, चाहे मैंने और लेना हो, या मैंने डिफरेंस लेना हो, मैंने सबसे पहले ना इन दोनों स्टेट सेट्स का ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना। तो आप इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हो कि आपके पास 2 मशीन्स हैं, आप उनको वही चीज़ खुद मैन्युअली पकड़ के दे रहे हो। आपके पास लाइक 2 ब्लैक बॉक्सेस पड़े हुए हैं, आपके पास पीछे से कोई सामान आ रहा है, आपके पास एक आता है, आप वो दोनों के अंदर वही इनपुट डाल के दे देते हो। तो ये दोनों मशीन्स पैरेलल में अगर चलनी होंगी एक ही इनपुट पे, दोनों की अलग-अलग स्टेट्स होंगे। तो हम इस तरह से ना एक ये ट्यूपल के अंदर ना रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, हमने एंट्री स्टेट को ना एंट्री स्टेट ऑफ 1 और एंट्री स्टेट ऑफ मशीन 2 से रिप्रेजेंट किया। तो ये बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये आप इमेजिन करो कि आपके सामने 2 मशीन्स पड़ी हुई हैं, आप दोनों के साथ एक साथ काम ले रहे हो। तो जाहिर सी बात है हर दोनों मशीन्स के अंदर 1 की इनपुट किसी भी स्टेट के ऊपर आने से ट्रांजिशन डिफरेंट होगी, तो आप वही वाले डेल्टा रीयूज़ कर लोगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कंबाइंड वाले का डेल्टा। ये जो 3 चीज़ें हैं इन सारों में कॉमन है, एंड, और डिफ के अंदर। अब बस बात आ जाती है कि आपने एक्सेप्ट क्या करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर एंड या और है ना तो आपने बस एक्सेप्ट वो करने हैं जो, अगर और है तो आपने करना है कि एटलीस्ट Q1 में है या एटलीस्ट Q2 में, इन दोनों में से किसी एक में है तो भी मैं कर लूँगा। एंड है तो ऑब्वियसली दोनों में होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो ये लाइक लिटरली बस ऐसे ही करना है, और ये इसका फॉर्मल तरीका है। आप इस तरह से लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 0 हो ही जाएंगे। और ये इंतहाई ईजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है।
और आपका टाइम बच जाता है इस तरह की चीज़ डायरेक्टली बनाने की नस्बत, ठीक है। तो लाइक एक एग्जांपल दी हुई बस एम ही कि पैरेलल स्टेट की, क्योंकि आप देखो ना ये वाली जो है ये इवन वालों के लिए है। मेरे पास थे कि ये जो लैंग्वेज है ये है कि ऑड नंबर ऑफ एज होने चाहिए एंड लेस देन 3 बीज होने चाहिए। तो लेस देन 3 बीज के लिए मैंने लैंग्वेज बना ली और ए इवन ऑड के लिए बना ली। ये ए इवन ऑड के लिए है, ये बी लेस देन 3 के लिए है, और मैंने बस उनको मर्ज कर दी है इस तरह से कि ये ए की सारी इवन वाली स्टेट्स आ गई, तो x0, y0, x0, y1 एट्सेट्रा, इस तरह से ही हो जाएगा। तो अगेन सिंपल है, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम आगे आते हैं NFAs के ऊपर। NFAs हमें पता ही है कि नॉन डिटर्मिनिज्म होता है कि आउट गोइंग एजेस ज़रूरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव हो, और एक ही सिंबल से मल्टीपल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉन डिटर्मिनिज्म आया हुआ है Q0 के ऊपर। Q0 पे अगर B आता है तो वो Q1 पे भी चला गया और Q0 पे भी चला गया, और पैरेलल स्टेट्स आ गई हैं, ठीक है। तो एक वक्त में ही मल्टीपल स्टेट्स में आ गए। ये वाली जो चीज़ है ये नॉन डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, आपको पता। अब इसका आपने काफ़ी बार देखा होगा और आप कहते हो यार चलो बना हुआ मैं डेरिवेशन ट्री से करके समझ ही लेता हूँ, मेरे से शायद बनाया नहीं जाता, क्योंकि शुरू में मेरे साथ भी यही होता था असाइनमेंट से पहले। मैं कहता था लाइक बड़े एलिगेंट सोल्यूशंस होते हैं जो स्टेट्स भी मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं और एजेस भी मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद सोचने में मुश्किल होती थी मुझे शुरू में। लेकिन असाइनमेंट के बाद जिसके अंदर थी खाली कन्वर्जन वगैरह के, तो उसके बाद मुझे समझ आया कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, जो सबसे ज़्यादा कॉमन फ़ायदे हैं NFAs का है एंड्स विद प्रॉब्लम्स के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास है एक लैंग्वेज जिसके अंदर आप एक्सेप्ट करते हो वो स्ट्रिंग्स जो एंड करते हैं विद अ सर्टेन सबस्ट्रिंग। तो ये BA वाली सबस्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के साथ अगर एंड हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ड तब एक्सेप्ट करना। तो आप ये वाला पैटर्न यूज़ कर लेते हो कि अनकंडीशनली सेल्फ लूप लगा लो और आगे बस वो लिख दो जिसके ऊपर एंड करना है। अगर आपको समझने अगर मुश्किल हो रही है तो आप डेरिवेशन ट्री बना लो, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है, या इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर इसी का DFA दिखाऊं तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा गंदी सी एजेस बनानी पड़ती हैं, जबकि NFA देख के साथ ही समझ आ जाती है क्या हो रहा है। इसी तरह से NFAs और भी ईजी बना देते हैं। हाँ अच्छा, तो ये जो है ना ये इस लैंग्वेज के लिए है जिसके अंदर या नंबर ऑफ एज का मॉड्यूलस 3 = 1 या नंबर ऑफ बीज मॉड्यूलस 5 = 1। तो इनका और ये मैंने किया हुआ। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक्चुअली इसका अगर DFA बनाया जाए ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये उसका DFA है, राइट। तो NFA उसका ईजी है फिर भी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ सवालों के अंदर आप इस तरह से आलसी करके NFA बना भी लेते हो, लेकिन बाद में जब अगर आपको सवाल में कहा है DFA बनाओ तो क्या करना, तो उस केस में आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक NFA है जिसका ये ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है। तो स्टेट A, B और E दोनों पे जा रही है। अगर A आ जाए, ये नॉन डिटर्मिनिज्म आ गया हमारा, ठीक है, और इस तरह से कुछ चल रहा है। अब मैं अगर इसके लिए करना हो ना मॉडल, तो मैं यही करूँगा कि मैं लेज़ी कंस्ट्रक्शन करूँगा, क्योंकि वरना आपको लिटरली हर स्टेट का पावर सेट लेना पड़ेगा, सेट ऑफ स्टेट्स का पावर सेट लेना पड़ेगा अगर आप एग्जॉस्टिव तरीके से कर रहे हो। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्पेशली विद मोर स्टेट्स, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो हम लेज़ी कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं कि अक्सर बार उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स अनरीचेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया कि A के ऊपर मुझे A आया तो B और E आ जाएगा, तो मैंने एक नई स्टेट बना ली है उस सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये वही लॉजिक है, इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं एप्सिलॉन NFA। एप्सिलॉन NFA से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो आपके लिए ये जो कॉन्कैटिनेशन वगैरह वाले ऑपरेशंस है ना वो और ज़्यादा ईजी कर देता है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप NFA के साथ भी कर सकते हो और DFA के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एप्सिलॉन NFA आपकी बस ज़िंदगी आसान बना देता है, क्योंकि आप बस एक लाइन डालते हो, उसके ऊपर एप्सिलॉन लिख देते हो और आप कहते हो ये देखो बन गया, ठीक है। तो लाइक ये बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं इसको यूज़ करता हूँ जिस प्रॉब्लम के लिए, वो है कॉन्कैटिनेशन। वो ऊपर है बनी हुई कि आपके पास एक लैंग्वेज है और दूसरी कोई लैंग्वेज है, इनको आपने कॉन्कैटिनेट करना, तो आप बस उसकी पहली वाली की सारी फाइनल स्टेट्स पकड़ो, उनमें से एप्सिलॉन ट्रांजिशंस बनाओ अगले की स्टार्टिंग स्टेट तक, और हो गई कॉन्कैटिनेशन। बस इतना सा काम है। और बाद में अगर वो आपसे DFA मांग रहे हैं तो आप एप्सिलॉन NFA कोई DFA बना दो, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये एक फुल प्रूफ मेथड है इस तरह के भी सवाल करने का।
जिसके अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो रहे हो। अच्छा जी, क्लीन स्टार वाला भी है इसके अंदर कि अगर लूपिंग वाला है जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन में क्लीन स्टार देखते हैं वो भी ये बड़ा इजीली कर लेता है। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात मैं तब करूँगा जब मैं RE to एप्सिलॉन एन एफ ए कन्वर्जन की बात करूँगा। खैर, लेकिन इसके अंदर एक और जो नया कॉन्सेप्ट आ जाता है ना हमारे पास एप्सिलॉन एन एफ ए के अंदर, वो है क्लोजर ऑफ अ स्टेट। तो इस वाली स्टेट को अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, जो येलो वाली है ई एस्ट्रिस्क वाले के अंदर, क्लीन स्टार वाले डायग्राम के अंदर जो बॉटम राइट पे पिक्चर है, इसके अंदर येलो वाली जो स्टेट है उसका इसकी एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रही है ग्रीन वाली की एंट्री स्टेट पे, एक जा रही है एंडिंग स्टेट पे, वो जो एंडिंग वाली येलो स्टेट है। तो इसका क्लोजर होगा अपना आप और वो सारी स्टेट्स जिसके ऊपर ये जा रहा है। और इसके अलावा अगर ये वाली स्टेट का यहाँ से भी एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन होती ना, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से ये वाला भी इसके क्लोजर में होता। तो मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अगर इस तरह से है ना, तो 1 के क्लोजर में 1, 2 और 3 सारे आ रहे हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, तो एप्सिलॉन NFA to NFA कन्वर्जन, तो इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान यही होता है आपको एप्सिलॉन NFA का कि वो कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सवालों में उन्होंने एप्सिलॉन NFA नहीं मांगे होते, आपसे DFA मांगा होता है। तो उसके लिए आप NFA में कन्वर्ट कर लो और NFA से DFA कर लो या डायरेक्टली कर लो। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कभी भी डायरेक्टली ना करना, क्योंकि जब आपके पास इस तरह से कोई 20 स्टेट्स वाला टेबल होएगा ना, 20 स्टेट्स वाला कोई मशीन होएगी, तो आप पागल हो जाओगे, जेन्युइनली पागल हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप NFA पहले बना लो, उसके बाद आप NFA को सिंप्लीफाई करो और फिर DFA पे आओ। तो यहाँ मैंने यही किया हुआ है कि मैंने एक ये असाइनमेंट के अंदर मेरा एक सवाल था कि मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिया था, उसका एप्सिलॉन NFA बनाया था और वो कोई 20 स्टेट्स के ऊपर आ गया था। अब मैंने उसको DFA में बनाना था, तो मैंने ना सारी ट्रांजिशंस लिख ली और सब स्टेट्स का क्लोजर्स लिख लिया। ये मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड पे एप्सिलॉन NFA का ट्रांजिशन फंक्शन। अब राइट साइड पे आप देख सकते हो कि मैंने उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ना निकाला हुआ है। तो अब मैं आपको पहले 2-3 सिमुलेट करके दिखाता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या हुआ। तो 0 के ऊपर AI क्या होगा, वो नल स्टेट पे चला जाता है, किसी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली नहीं जाना। तो और मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये है कि मैं क्लोजर देख लूँ अपना। तो मेरे क्लोजर के अंदर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 11 भी है। तो मैं अब 1 के ऊपर देखूंगा, 1 के ऊपर AI तो क्या होगा, मैं 2 पे देखूंगा AI क्या होगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मैं अपने सेट के अंदर शुरू में लिख दूँ, ठीक है, 3 आएगा। और क्या आ सकता देखते हैं, 6 भी मेरे क्लोजर में है, 10 भी मेरे क्लोजर में, 12 भी मेरे क्लोजर में। तो अगर A आएगा तो मैं वो वाले काम भी कर सकता हूँ। तो अगर आप देखो ना 12 के ऊपर A आ रहा है, तो तब भी आप 13 लिख सकते हो। तो ये इस तरह से आ गया। एक और बार करके दिखा देता हूँ। B जो है, अगर इसी वाली स्टेट के ऊपर बी स्टेट के B रीड करें 0 स्टेट के ऊपर, आप इसके क्लोजर में हर एलिमेंट चेक करते हो, 0, 1, 2 कोई नहीं मिला, 6 मिल गया, एक 7, ठीक है। तो आप वो बस यहाँ पे लिख देते हो, राइट। उसके बाद आप 10, 11 भी देखोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको पता चल गया कि ठीक है यही है इसका। इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हो और एंड पे आप ना फिर सोचते हो कि क्या ये रीचेबल भी हैं या नहीं है। फिर जो अनरीचेबल वाली स्टेट्स होती हैं आप उनको काट देते हो और फिर आप एक सिंप्लीफाइड NFA बना लेते हो, ठीक है। तो अच्छा जी, वो जो मैंने पीछे एग्जांपल भी दी हुई है ना, ये वाली, वो इसी की सिंप्लीफिकेशन है और ये आगे जाके उसका DFA बन गया था। अच्छा खैर, ये इससे ये बन जाता, तो मैं ये बताना चाह रहा था। खैर अच्छा, अब आगे बात आ जाती है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की। तो ये वाला बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है ना, एक सिंगल सिंबल की जगह यहाँ पे, तो आप डेल्टा की जगह ना डेल्टा हैट लगा दोगे और फिर आप उसको इस तरह से खोल सकते हो कि आप ये करते जाओ। तो इसका एंड जो सबसे क्या नाम है, एंड पे सिंबल रीड होएगा ना, आप उसके लिए एक बाहर बना लेते हो और आप कहते हो चलो पहले अंदर वाला हिस्सा इतना इवैल्यूएट कर लो, तो उसके लिए आप डेल्टा हैट लिख देते हो। फिर आप कहते हो चलो मैं इतना नहीं कर सकता, तो मैं पहले इतना वाला हिस्सा इवैल्यूएट कर लेता हूँ और फिर मैं उसका डेल्टा 1 के साथ ले लूँगा। तो ये वही चीज़ हुई भी है। तो DFA के अंदर ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, NFA के अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह से ही है कि बस फ़र्क यही है
कि एक सेट ऑफ स्टेट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि NFA के अंदर वो मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं इवन में। तो आपका जो एक्सटेंडेड डेल्टा है वो सेट्स को भी अकोमोडेट कर सकता है, सेट ऑफ स्टेट्स को भी, सेट ऑफ सिंबल्स के साथ साथ सेट ऑफ स्टेट्स को भी। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक सेट कर लिया। अब आगे चलता है, और ऑब्वियसली NFA का जो डेल्टा होता है वो एक सेट रिटर्न करता है, जबकि नॉर्मल DFA का होता है वो एक सिंगल स्टेट रिटर्न करता है। अच्छा, अब अगर हम एप्सिलॉन NFA की एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें ना, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्लोजर्स आ जाते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसका मेथड बताऊं कि क्या है, वो नीचे गंदा सा लिखा हुआ है, मैं इसके फंडामेंटल रूल्स बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। जब भी आप कोई स्टेट लेते हो ना और उसका एप्सिलॉन के साथ डेल्टा लेते हो, तो वो उसका क्लोजर रिटर्न कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप इसको कोई स्टेट दो ना और कोई सिंबल दो, ये उसको पहले इवैल्यूएट तो करता है। तो लेट्स से इसको इसने इवैल्यूएट किया Q1 A आने के ऊपर Q2 और Q3 पे जा रहा था, और उसके बाद उसका क्लोजर भी ले लेता। ठीक है, तो वैसे ये दोनों एक ही रूल हैं, ये बस एक ही रूल को दो तरीक़ों से लिखा हुआ कि मकसद ये बताना कि ये एंड पे क्लोजर भी ले लेता। ठीक है, जो भी सिंबल है वो प्रोसेस करने के बाद क्लोजर ले लेता। तो ये अपने दिमाग में रखना जब हम अगली बात करें। अब ये मेरे सामने है Q1 ABBA। अब मैं इस पूरी को एक साथ नहीं प्रोसेस कर सकता, इसलिए मैं हिस्सों में तोड़ लेता हूँ कि मैं सबसे पहले A करूँगा, फिर मैं B करूँगा, फिर मैं B करूँगा, फिर मैं A करूँगा। अब वही वाली बात, इसके अंदर क्लोजर्स वाली बात आ जाती है। Q1 का हो सकता है A से कोई एज नहीं जा रही हो, राइट। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स से Q1 ये है, इसकी कोई एज नहीं जा रही बाहर सिवाय एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन का। लेट्स से टू स्टेट 4, और 4 की किसी और पे जा रही है A के ऊपर। अगर A आ जाए तो मैं 2 पे चला जाऊँगा। तो ऑब्वियसली अगर 1 के पास A आएगा ना तो वो 2 पे चला जाएगा, ये बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट। वो वाली चीज़ करने के लिए ना आपको पहले इसका क्लोजर लेना पड़ता। तो ये मैंने क्लोजर ले लिया, क्लोजर ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोमा नहीं डाला जबकि डालना चाहिए था। मैंने उसका रिज़ल्ट जो है ना एक और डेल्टा में डाल दिया, और उसको मैंने A सिंबल दिया, और मैंने कहा रीड करो और प्रोसेस करो। इस तरह से मैं करता जाता हूँ। अब सोचने वाली बात ये है कि जो ये वाली स्टेट है, हो सकता है इसकी भी तो कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रही होगी, और लेट्स से इसका भी कोई A नहीं जा रहा, लेकिन इस वाले का कहीं A जा रहा है। तो क्या मुझे बार बार क्लोजर लेना पड़ेगा? यहाँ पे क्यों नहीं कहीं कुछ आ रहा है? यहाँ पे तो बस सिंपल लिखा हुआ है। तो वो ये बात आ जाती है कि इन्होंने जो डेल्टा डिफाइन किया है ना, उसके अंदर क्लोजर हिडन है, लेकिन एक्चुअली आपने ये कर रहे हो ना, LGBT प्राइड प्रोपेगेंडा। अच्छा, जो आपका सबसे पहले जो पहली स्टेट है ना उसका क्लोजर ले लिया, उसके बाद आपने पहला सिंबल प्रोसेस किया, फिर आपके पास जो रिज़ल्ट आया आपने उसका क्लोजर लिया, फिर आपने अगला सिंबल पकड़ा, उसको प्रोसेस किया, फिर आपने उसके रिज़ल्ट का क्लोजर लिया, और आप ये रिपीट करते जाओ जब तक आपके सिंबल्स ख़त्म नहीं हो जाते। दैट्स इट। और आपने एंड पे क्लोजर लेना है। इस तरह से आप करते हो। अब ऑब्वियसली ये इंतहाई रिडिकुलस तरीके, कौन इस तरह से करेगा? तो इसीलिए डेरिवेशन ट्रीज़ होते हैं। तो डेरिवेशन ट्री यही है, लिटरली वही काम कर रहा है, बस एक ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली वे के अंदर। तो ये एक एप्सिलॉन NFA की मैंने डेरिवेशन ट्री कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद आगे, अच्छा मुझे पता है कुछ लोगों को ना वो सर्कल्स वाले तरीके से डेरिवेशन ट्री कराया हुआ है, हमें बड़ा इन्फॉर्मली कराया हुआ है। असल में वो सर्कल्स वाली शिट ही होती है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, समझने के लिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वगैरह करनी पड़ जाए। ये सारे बस आपके पास टूल्स हैं एक्स्ट्रा। ज़्यादातर सवाल जो आएंगे वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं आएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर बेसिकली बस 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर कोई सिंबल आया हुआ है तो उसका मतलब है कि ये सिंबल आना चाहिए, लेकिन अगर उसके आगे एस्टेरिस्क लिखा हुआ है तो नहीं भी आ सकता, ज़्यादा बार भी आ सकता है, 2-3 बार, जितनी मर्जी बार आ सकता है। और A+ के अंदर कि एटलीस्ट 1 बार आए, राइट। उसके अलावा और हो सकता है, और कंकैटिनेट हो सकता है, और यही है रेगुलर एक्सप्रेशन, और कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तो ये कुछ एग्जाम्पल रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। होपफुली देख के आपको समझ आ रही होगी कि क्या क्यों है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये है एंड्स विद BB के लिए, क्योंकि ये A और B में से कोई भी सिंबल हो सकता है, और ये लूप हो रहा है। एनी सिंबल आइदर A और B लूपिंग इंडेफिनेटली। तो
इट कुड बी ज़ीरो अमाउंट ऑफ ए और बी, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है, खाली बी बी लिखा हुआ। या फिर हो सकता है कि कोई एक इनमें से मतलब ये लूप एक बार चला क्लीन स्टार वाला, तो ए प्लस बी खाली एक बार मतलब इनमें से कोई एक चीज़, या ए या बी, तो ये रिप्रेजेंट करी होगी ए बी बी। मैं ज़रूर करके दिखा रहा था नोट पैड में। अच्छा जी, ये आपका हो गया ये एक्चुअल रेजेक्स है जिसको मैं सिमुलेट कर रहा हूँ। अब सबसे सिंपल क्या होगा कि है ही नहीं, तो ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन है ही एक कांस्टेंट कि खाली ये वर्ड एक्सेप्ट करना। उसके अलावा हो सकता है कि एक बार आया, ये पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है ए बी बी या बी बी बी। इसी तरह से मल्टीपल बार भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाले आ जाएंगे, और इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये क्लीन स्टार इस तरह से काम करता है जब अंदर ब्रैकेट के और हो रहा हो, ठीक है। वैसे तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, खैर। अच्छा, अब मैं आगे वाले थोड़ी ज़्यादा तेज़ बताना शुरू करता हूँ। तो नंबर ऑफ़ एज इवन होने के लिए ये है कि या तो आप 20 इंसर्ट कर सकते हो, ये लूप चल रहा है, ठीक है, बाहर वाला, बाहरी लूप है इसका। या तो आप बी इंसर्ट कर सकते हो, या अगर आप ए इंसर्ट करना चाह रहे हो ना, आपको जितने मर्जी बी बीच में डालने डाल लो, लेकिन एक और ए इंसर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये इवन नंबर ऑफ़ एज के लिए होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ़ एज डिविजिबल बाय 3, उसके अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस वो बीच बीच में वही चीज़ कॉपी पेस्ट हो गई है। उसके बाद ये है कि एवरी इंस्टेंस ऑफ ए फॉलोड बाय 2 बीज, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि ए आ जाए, 2 बीज कम से कम होने चाहिए हर ए के दरमियान। तो ये हो गया आपके रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ, ठीक है। आखिरी वाला खुद देख लो। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं आर ई को एप्सिलॉन एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई सिंपल लिखा हुआ है ना, तो आप इसे कर दो, राइट। और यही आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये आपका एन एफ ए बन गया फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस खाली एक सिंबल पे नहीं होते, मल्टीपल सिंबल्स पे होते हैं, और उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। कभी कॉन्कैटिनेट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप बस एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन डाल दो। कभी और हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप बस ये डाल दो, एप्सिलॉन एन एफ ए वाला। और हो सकता है कि ई एस्ट्रिस्क हो रहा हो सकता है कि वो ऊपर पावर में प्लस आ रहा हो, तो ये उनके लिए पॉज करके देखना है, देख लो, बहुत सिंपल है, बताने लायक चीज़ नहीं है। तो ये मैंने वही रूल अप्लाई करके एक रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया हुआ है। तो नीचे आपके रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी ए होल क्लीन स्टार ए बी प्लस ए पावर प्लस, ठीक है। अब मैं ज़रा बताता हूँ ये हो क्या रहा। ये ए, ये वाला ए है, ये बी, ये वाला भी है। अब मुझे नज़र आ रहा है ये दोनों और हो रहे थे, तो मैंने और वाला काम कर दिया कि ये एप्सिलॉन ट्रांजिशंस आ गई हैं, एक एक्स्ट्रा बना दी, नोड एंट्री बन गई, एग्जिट बन गया, राइट। अब मुझे पता है कि ये प्लस करना था, तो लूप हो सकता है। तो अगर आप फाइनल स्टेट पे आ गए ना, आप एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन डाल दो फर्स्ट के लिए, कि आपने अगर रिपीट करना है तो आप रिपीट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। और ये कन्कैटिनेट हो रहा है ए के साथ, तो ए डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन डाल दी। लिटरली यही है, कुछ भी नहीं है इसमें, पीछे वाला भी ऐसे ही बना रहा। अच्छा, अब आगे ट्रांजिशन ग्राफ्स आ गए। मैं बता रहा था आपको कि ट्रांजिशन ग्राफ्स मुझे पता है नहीं पढ़ाए हुए, लेकिन बहुत सिंपल है। नॉर्मल डीएफएस के अंदर ना आप ये नहीं कर सकते कि आप ए बी कर दो। हाँ, आप एक कॉमा भी कर सकते हो इस तरह से कि ए आ जाए या बी आ जाए, दोनों सूरतों में इधर ही जाना है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अगर ए और बी दोनों इस ऑर्डर में आए तो फिर हमने यहाँ पे जाना है। तो ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर बस यही फ़र्क है कि वो पूरी स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं अपने एरो के ऊपर। ये ट्रांजिशन ग्राफ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसके अंदर मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट्स भी हो सकते हैं, और मल्टीपल फाइनल स्टेट्स तो वैसे उसमें भी हो सकती थी। बस ये ट्विस्ट है कि मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट्स भी हो सकते थे। और इसके अंदर कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है, माइनस होता है स्टार्टिंग के लिए, प्लस होता है फाइनल के लिए। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं जनरल ट्रांजिशन ग्राफ्स की। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है। अब ये है कि खाली सीक्वेंसेस के अलावा ना पूरे एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। ये ए और बी भी आ सकता है, एस्टेरिस्क भी आ सकता है, पूरे रेगुलर एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। तो आप अगर चाहो ना किसी भी आर ई के लिए जीटीजी बनाना हो, तो आप इस तरह से बना दो।
ठीक है। तो अब आपको समझ आना शुरू होगी कि मैं क्यों कह रहा था कि लाइक जीटीजी और आरई क्लोजली रिलेटेड है। तो हमने ये जो बनाया है एप्सिलॉन एनएफए बना लिया, ठीक है, जो भी है। अब हम ना ये जीटीजी वाली चीज़ को इस्तेमाल करेंगे आरई बनाने के लिए। तो ये टॉपिक है स्टेट एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसको डीएफए मिनिमाइजेशन के साथ ना कंफ्यूज करना। डीएफए मिनिमाइजेशन में आप एफिशिएंसी कर रहे होते हो और आप बना सिर्फ डीएफए रहे होते हो। इसके अंदर जो आप करते हो ना ये कंकैटिनेशन वाला काम, ये डीएफए में होता ही नहीं है, ये आप बना ही जीटीजी रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको डीएफए की जोन से बाहर ले जाती है, जो आप बना रहे हो डीएफए नहीं रहा फिर। तो ये एक फ़र्क है। तो वो डीएफए मिनिमाइजेशन के अंदर डीएफए ही रहता है, लेकिन ये स्टेट एलिमिनेशन के अंदर आप इसके अंदर प्लस एस्टेरिस्क स्क्वायर सारा कुछ डाल रहे होते हो, तो डीएफए नहीं रहता। तो इस तरह से याद कर लो आई गेस कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, और वो वाली नहीं इंक्लूडेड ये है। अच्छा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनट्स में काफ़ी बार आया हुआ। तो सबसे जो सिंपल केस है ना हमारा स्टेट एलिमिनेशन का, वो ये है कि आपके पास 3 ये स्टेट्स पड़ी हुई हैं, 1 2 3। 1 किसी बेसिस के ऊपर 2 पे चला जाता है, 2 किसी बेसिस के ऊपर 3 पे चला जाता है। अगर आपने 2 निकालना है ना, बस 2 निकाल के R1 R2 कर दो और ये हो गया। 2 जो सारा रोल अदा कर रहा था ना वो सारा हो गया, क्योंकि आपकी एज में वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो पहले हो रही थी। बड़ा सिंपल है, राइट, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से कोई लूप हो, अच्छा लूप में भी नहीं आता, अभी हम कहते हैं कि मल्टीपल आउट्स हैं, तो मल्टीपल आउट्स के अंदर भी यही करना है। तो आपने देखना है कि 2 को इस्तेमाल करके कौन कहाँ कहाँ जा सकता है। 2 को इस्तेमाल करके 1 3 पे जा सकता है, तो मैं R1 R2 की एक एज बना देता हूँ। 2 को इस्तेमाल करके 1 4 पे जा सकता है, तो मैं इसी तरह से R1 R3 की एक एज बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये एजेस बनाई है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है सेल्फ लूप, ठीक है। अगर जो आप चीज़ एलिमिनेट करें उसके ऊपर एक सेल्फ लूप है, तो क्या करना है, तो आपने बस ये कर देना कि जो आपका मकसद यही होता है कि आपने ना जब स्टेट एलिमिनेट करनी है, आप सारी उसके अंदर जो स्टोर्ड है ना इन्फॉर्मेशन उस स्टेट के अंदर, वो किसी तरीके से ना बकाया किसी एज वगैरह में डाल दो। तो यहाँ पे क्या है कि R2 आ जाए, उसके बाद अगर R3 जितनी बार भी आना है आ जाए, अगर नहीं आना तो ना भी आए, और उसके बाद R4 आएगा ना तो 6 पे जाएगा। तो ये इसीलिए एस्टेरिस्क हो जाता है। ये फंडामेंटल चीज़ें आपको होपफुली समझ आ गई होंगी पहले की, ये मुझे नहीं बताने की ज़रूरत। फिर एक और एक्स्ट्रा किस्म का लूप आ जाता है, ये 2 ट्रांजिशन लूप है। पहले हम एक ही चीज़ की बेसिस के ऊपर ट्रांजिशन करके लूप कर रहे थे, अब ये किसी दूसरी स्टेट पे जाता है फिर वापस आ जाता है। ये वाला लूप थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अभी भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम ये करते हैं कि ना हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 3 एलिमिनेट करने वाले हैं ना, तो पहले मैं 2 के ऊपर आता हूँ, मैं भी उसके ऊपर नहीं आ रहा 4 के ऊपर। तो 2 3 को इस्तेमाल करके कहाँ जा सकता है, 2 3 को इस्तेमाल करके 4 पे जा सकता है, ठीक है। तो 2 R1 पे आया, ठीक है, R1 2 ने रीड किया। उसके बाद अगर वो R2 जितने मर्जी रीड कर ले फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 के अंदर सेल्फ लूप लगा हुआ था, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसी तरह से स्टोर करनी है, तो मैंने इतना लिख लिया। और आगे R3, इतना तो सिंपल है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करें 4 की, 4 जो है 3 को इस्तेमाल करके 4 पे ही आ सकता है, तो ये एक लूप है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, मैं 4 से 4 सीधा बना लेता हूँ। तो मैं 4 को 3 मैं 3 इस्तेमाल करके 4 से 4 कैसे पहुँच सकता था, मैं R4 पहले डालता, फिर जितने मर्जी R2 आ गए, फिर मैं R3 पे आ गया। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इस तरह से हम ये जो ज़्यादा मुश्किल किस्म के लूप्स होते हैं उनके साथ इस तरह से डील करते हैं। अभी हम एंड पे जाके ना इस टॉपिक के फॉर्मल मेथड बताऊंगा, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसके लिए, लेकिन पहले सिंपल एग्जांपल्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई है। अगर इनमें से किसी के अंदर भी कन्फ्यूजन है ना, ये वाले पहले कंफर्म कर लो, फिर ये आगे वाला सवाल समझ आएगा। तो आगे जो है ना वो है जो कल हमारा क्विज़ हुआ था जी सेक्शन का। हमारा ये क्विज़ आया था कि ये एक ट्रांजिशन टेबल, वो ट्रांजिशन टेबल कह रहा हूँ, एक DFA दिया हुआ है, NFA सॉरी एक्चुअली NFA दिया हुआ है, और एप्सिलॉन NFA डजेंट मैटर। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है कोई, और आपने इसकी RE बनानी है। अब मैं आपको बता रहा था कि GTG बनाना होता है वगैरह, लेकिन मैं आपको पहले वही वाली बात कि every DFA is an NFA, every NFA is an epsilon NFA, every epsilon NFA is a TG, every TG is a GTG। तो
जो चीज़ जी के ऊपर हो सकती है वो इसके ऊपर भी हो सकती है। आप जी को आर बना सकते हो तो आप किसी भी किस्म के फाइनाइट ऑटोमेटा को आर बना सकते हो। तो अब हम फॉर्मल प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होएगा ना, आपने ना जितनी भी स्टार्टिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि जी के अंदर मल्टीपल हो सकती हैं, और जितनी भी एंडिंग स्टेट्स हैं उन सब के लिए ना इस तरह से ना एक अलहदा स्टेट बना लेनी है और उसके साथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन जोड़ देने। तो 1 स्टार्टिंग स्टेट था, लेकिन अब 1 की जगह स्टार्टिंग स्टेट ये है और मैंने एप्सिलॉन ट्रांजिशन बना दी जो एक्चुअल इनिशियल स्टेट थी। इसी तरह फाइनल स्टेट्स के अंदर भी यही हुआ है। 3 और 4 फाइनल थी, मैंने उसकी जगह ये बना दिया। अब उन्होंने कहा हुआ है कि आपने ऑर्डर भी इन्होंने दिया हुआ स्टेट एलिमिनेशन का कि आपने 1 2 3 4 इस ऑर्डर में एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हमने एलिमिनेट करना है 1 को। अब खुद सोचो कि 1 को हमने अगर एलिमिनेट करना कैसे किया जा सकता, तो वही वाली बात, 1 को इस्तेमाल करके कौन कहाँ जा सकता, उससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या बनाना है। 1 को इस्तेमाल करके हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है ना वो 2 पे पहुंच सकती है। 1 को इस्तेमाल करके हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो 3 पे भी पहुंच सकती है, राइट। ये ऊपर ये जो एरो जा रहा है। इसी तरह 2 जो है वो 1 को इस्तेमाल करके 2 पे आ सकता है और 2 1 को इस्तेमाल करके 3 पे भी जा सकता है। तो इससे मुझे पता चल गया मैंने ड्रॉ क्या क्या करना है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या बनाना है उसमें, ठीक है, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं नाइव अप्रोच के साथ जाऊँ ना, जिसके मैं लूप्स कंसिडर नहीं कर रहा, मैं बस ये करूँगा कि ठीक है यार ये एप्सिलॉन हो गया, ये ए हो गया, बात खत्म, राइट। लेकिन वो वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि आप फिर ये वाली इन्फॉर्मेशन लूज़ कर रहे हो कि एप्सिलॉन से ए जितनी बार भी रीड कर ले वो इस साइकिल में चलता रहेगा और बाद में जाके अगर ए आता है तो फिर वो 2 पढ़ ले। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे सीधा ड्राइंग पे ही आ जाना चाहिए, समझ आ जाएगी विजुअली। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 1 बाय 1 चलता है। मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग स्टेट 1 को इस्तेमाल करके 3 पे जा सकती है, तो पहले उसको देखते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेट पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने वो एज इट इज़ लिख दिया अभी फ़िलहाल। और उसके अलावा 1 मुझे पता है एक लूप के अंदर है ट्रैप्ड, ठीक है, उसका एक 2 ट्रांजिशन लूप है 2 के साथ। तो मैंने कहा कि 1 के ऊपर लूप चलाने के लिए ना आप जितनी मर्जी बार ये डाल दो ना तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और उसके बाद आप जब भी बी डालोगे ना मैं साथ ही 3 पे ले जाऊँगा। तो ये वाली लूप की इन्फॉर्मेशन हमने इस तरह से रिप्रेजेंट की है। इसी तरह से बिल्कुल वही फॉर्मूला है यहाँ पर। ये जो एंट्री स्टेट है 1 को इस्तेमाल करके 2 पे जा सकती थी ना, तो मैंने उसी तरह से जो यहाँ पे एज थी उसकी आर लिख दी। आर तो नहीं, रिलेशन अलजेब्रा वो अलग चीज़ है। खैर, इसी तरह से आगे मैंने वो लूप की इन्फॉर्मेशन लिख दी ताकि लूप की इन्फॉर्मेशन लूज़ ना हो जब मैं इसको डिलीट करूँ। और फिर मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस बेसिस के ऊपर 1 2 पे जा रहा था। तो बेसिकली आपने ये किया कि आप अपनी स्टेट से 1 पे कैसे जा सकते हो, और 1 के तमाम जो लूप हैं उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी है अपनी एज के अंदर। और फिर आपने क्या, इस लूप को तोड़ के आपने किस तरह से अगली स्टेट पे जाना है। अब 2 भी 1 को इस्तेमाल करके 2 पे आ सकता था, तो वो किस तरह से आ सकता था, ए करके। तो मैंने वो सिंपल एक सेल्फ लूप लगा दिया। इसी तरह से 2 1 को इस्तेमाल करके 3 पे भी जा सकता था। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे बस एक आलसी मारी है, आपको नहीं चाहिए ये करो, आपको चाहिए कंसिस्टेंट रहो, लेकिन मैंने एक इनकन्सिस्टेंसी की भी हल्की सी, इसलिए ये ज़्यादा सिंपल है। होना ये चाहिए कि इसके अंदर भी ना ये ए एस्टरिस्क है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। आप 2 के ऊपर आए हो, अब आप यहाँ से 1 पे चले गए हो, आप जितनी मर्जी बार लूप चला लो, ठीक है, ए वाला, उसके बाद आपका जब भी आएगा आप वापस चले जाओगे आगे। तो ये होना चाहिए था ए होल एस्टरिस्क बी, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया था कि यार ये पहले ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लूज़ नहीं हो रही। लेकिन खैर अभी आप इसमें ना पढ़ो कि सिंप्लीफाई मैंने किया या नहीं किया, इस वाली एज को इस वक्त इतना गौर ना दो, बकाया सब के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर इससे ना बस कंफ्यूज होना। इसके अंदर मैंने बस एक ओवर एफिशिएंसी की है, मैंने आगे जाके वो चेंज किए, आगे जाके कंसिस्टेंट है, बस यही एक एज है। खैर, अच्छा, तो मैंने जब सारी 1 की इन्फॉर्मेशन ये लाल वाली एरोज़ के अंदर मैंने स्टोर कर ली है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं 1 को रिमूव कर दूँगा।
और 1 के साथ साथ जो सारी एजेस 1 के अंदर जा रही थी, 1 से जा रही थी, मैंने वो भी रिमूव कर दी। तो अब जो मेरे पास है ना, ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है पिछली चीज़ के। इसके अंदर वो सारी लूप वाली इन्फॉर्मेशन है जो उसके अंदर थी। ठीक है, हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मैंने 2 रिमूव करना, फिर से देखेंगे 2 को कौन इस्तेमाल करके कहाँ जा सकता। तो 2 के अंदर इनकमिंग एजेस देखते हैं कहाँ से आ रही हैं। 2 के अंदर इनकमिंग एजेस आ रही हैं ये माइनस से और ये 4 से। ठीक है, तो -2 को इस्तेमाल करके 3 पे जा सकता है। अच्छा, वैसे मैं पहले सिंप्लीफिकेशन दिखा दूँ। सिंप्लीफिकेशन यही मैंने मिस की हुई एक कि एप्सिलॉन मैंने हटा दिए और मैंने बस और कर दिया, मैंने इन दोनों एरोज़ को मर्ज कर दिया। राइट, अच्छा खैर, जहाँ तक ये बात हो रही थी, तो मुझे पता चल गया मैंने कौन कौन से एरोज़ ड्रॉ करने हैं, क्योंकि अब 2 को इस्तेमाल करके जो भी जहाँ जा सकता था मैंने बना दिया उसके लिए। अब ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, किस बेसिस पे लिखे हैं, वो बताता हूँ। ए के ऊपर एक सेल्फ लूप है, ठीक है, तो मैंने लूपिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। तो ये वाली जो आ रही है, मैं ये एज इज़ लिख दी, उसके आगे मैंने ना 2 की लूपिंग इन्फॉर्मेशन लिख दी कि जितनी मर्जी बार यहाँ पे लूप कर जाए, और उसके बाद मैंने बताया कि लूप ब्रेक कैसे होएगा और 3 पे कैसे जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से वही एग्जैक्ट पैटर्न है। मैंने देखा कि 2 के ऊपर 4 से कैसे जा सकते हैं, ए से, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। फिर मैंने देखा 2 के ऊपर लूप कंडीशन क्या है, लूप कंडीशन है डबल ए, तो जितनी मर्जी बार डबल ए आ जाए वो रहना 2 पे ही है। और उसके बाद कब ब्रेक होएगा, जब ये ए बी प्लस एप्सिलॉन आएगा। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया। और अब अगेन मैं फिर से सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेड कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये रिमूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसी एक्सप्रेशन की थोड़ी सी। तो मैंने ये कर दिया, लाइक बेसिकली ये वाला जो था ना और ये वाला था, दोनों 4 से 3 जा रहे थे, तो मैंने उसको मर्ज करके ये प्लस ए कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से ये लाल वाला और ग्रीन वाला एरो दोनों स्टार्ट से 3 तक जा रहे थे, मैंने उसको भी कर दिया। अब मैं इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ वैसे, और मैं करूँगा। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि जहाँ पे भी सिंपल किस्म की सिंप्लीफिकेशन हो रही हो ना, कर लिया करो, चाहे कॉम्प्लिकेटेडली छोड़ दो। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ए एस्ट्रिस्क कॉमन है, तो मैं सीधा सीधा ब्रैकेट डाल सकता हूँ। इसी तरह से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, ए को एक्सेप्ट कर ही लेता है, क्योंकि देखो ना, ए 0 अमाउंट ऑफ ए इज़ प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो ये तो लाइक कॉन्कैटेनेट होएगा एप्सिलॉन के साथ, तो एंड पे ए ही बन जाता। तो मुझे ये वाला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये भी काट सकता हूँ। ये बस मैंने इसीलिए किया है क्योंकि बाद में जाके जब हम मज़ीद स्टेट ट्रांजिशंस करेंगे ना, ये बहुत लंबे होते जाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस आपकी एजेस के। तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सको ना, उतना अच्छा है, क्योंकि फिर वो कोई एक एस्टरिस्क के अंदर गलती लग जाती है, अंदर बना दिया ब्रैकेट के बाहर की जगह, तो फिर सारा गलत हो जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं 3 को रिमूव करने के। 3 को रिमूव करने के लिए वही रूल है, मैं देख रहा हूँ कि स्टार्ट स्टेट 3 को इस्तेमाल करके 4 पे जा सकती है, स्टार्ट स्टेट 3 को इस्तेमाल करके एंड पे जा सकती है। इसी तरह से 4 भी जो है ना, 3 को इस्तेमाल करके एंड पे जा सकता है और 3 को इस्तेमाल करके अपने ऊपर आ सकता है। तो मुझे पता चल गया 4 के ऊपर मैंने एक सेल्फ लूप बनाना है। अब इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है, अभी तक जो हमने सारी देखे थे ना, उसके अंदर सिंगल लूप होता था, या तो सेल्फ लूप होता था या ये 2 ट्रांजिशन लूप होता था। इस बार दोनों है, तो हमने इन दोनों लूप्स की इन्फॉर्मेशन हर एज के अंदर स्टोर करनी है जो भी 3 को इन्वॉल्व करेगी। तो अब मैं यहाँ पे ना, अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन ही मैंने की हुई आगे, मैंने उसको मज़ीद कॉमन ले लिया था। खैर, अच्छा अब मैं यहाँ पे ना ये एजेस ड्रॉ की हैं। अब आपको कि वो भाई क्या अजीब लिख रही है, बट ये लिटरली सारा बस ये कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, ये वाला मैंने हिस्सा ये कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वाला मैंने हिस्सा ये कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी हम ऊपर ही देखते हैं, हम नीचे देखते हैं, सबसे सिंपल वाले पे रहता है। ठीक है, मुझे पता है कि मैं स्टार्टिंग स्टेट से 3 के ऊपर जाके पॉजिटिव ये एंड तक जा सकता हूँ यूजिंग एन एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो ये सबसे सिंपलेस्ट आउटगोइंग एज मुझे मिली थी, इसलिए मैं सबसे पहले से शुरू कर रहा हूँ। जो मुझे 3 के जाने के लिए रास्ता था वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। उसके अलावा जो भी 3 की लूप कंडीशंस थी ना, मैंने वो लिख ली हैं। अब ये जो है ना, थोड़ा सा मैं बस समझा देता हूँ ये कैसे हुआ।
अच्छा, ये वाला जो बी है ना, ये इसकी वजह से आया है, और ये वाला जो है ना, ये इस लूप की वजह से आया है, इस पूरे की वजह से। तो अगर मैं 3 हूँ तो मैंने 3 के ऊपर ही लूप करना है। मेरे पास एक ऑप्शन ये है, और दूसरी मेरे पास ऑप्शन है मैं 4 के थ्रू अपने ऊपर ही आऊँ, राइट। तो मैं 4 के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले बी डालूंगा, उसके बाद मुझे 3 पे वापस आने के लिए ये चाहिए, तो मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैं ये जितनी मर्जी बार चाहूँ मैं कर सकता हूँ लूप अपनी इस एज के अंदर, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। और आगे ये इसकी आउटगोइंग एप्सिलॉन थी, इसलिए मैंने आगे कुछ लिखा नहीं है, वरना आप एप्सिलॉन डाल सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, क्योंकि वो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 आप एंड पे डाल रहे हो। अच्छा जी, इसी तरह से मैंने 4 वाले लूप के अंदर भी 3 की सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेड कर दी लूप की, उसके अंदर मैंने ये बी एस्टेरिस्क वाली चीज़ भी डाल दी है। तो बेसिकली मैं 3 पे जाने के लिए मुझे ये चाहिए, तो मैंने इतना कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद 3 के ऊपर मैं बी के ऊपर लूप कर सकता हूँ, मैंने वो वाली इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है, अपने लूप के अलावा सारे लूप्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, और मैंने बता दिया कि ब्रेक करके वापस कैसे आ सकता है एक और बी के साथ। अब मैं 3 को सेफली रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास खाली एक स्टेट रह गई है रिमूव करने के लिए, तो उसके लिए आपको मेथड समझ आ ही गया, और ये वैसे रिलेटिवली सिंपल है, बस R लंबी लंबी लिखी हुई है, लेकिन अगर यही R1 लिखा होता ना, और यही R2 लिखा होता, और यही R3 लिखा होता, तो ये आपने पहले का कर लिया हुआ, ये यहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो आपने बस कॉपी पेस्ट करना है, ये मैंने सारी 4 वाली इन्फॉर्मेशन इस ग्रीन लाइन में डाल दिया, मैं 4 को रिमूव कर सकता हूँ। अब एक ही एज से दूसरी एज, इन दोनों एज पेयर्स में सेम है ना, तो मैं इसको और कर सकता हूँ, लेकिन और करूँगा ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं करना नहीं चाह रहा। लेकिन मुझे एक शॉर्टकट नज़र आ रहा है कि मैं फिर भी छोटा इसको किस तरह से कर सकता हूँ अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को। ये ज़रूरी नहीं, बस एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन है। वो ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि इन दोनों के अंदर ना शुरू वाला ये हिस्सा कॉमन है, इसकी तो पूरी बॉडी यही है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैंने कॉमन हिस्सा इस तरह से लिख दिया, यहाँ तक कॉमन था, और आगे मैंने ब्रैकेट्स में चॉइस डाल दी है कि या तो यहीं पे एंड कर दो, या फिर आगे वो जो ग्रीन वाला था वो वाली एक्स्ट्रा शेड भी डाल दो जो उसके अंदर नहीं थी, और इसके साथ फिर मेरा कंप्लीट हो जाता। अब जाहिर सी बात है, मुझे पता है काफ़ी ये मुश्किल टॉपिक है, नहीं समझ आया होगा इतनी अच्छी तरह से, तो मैं पहले ना जनरल टर्म्स में बताता हूँ हमने किया क्या। आपने कुछ स्टेप्स तो खुद ही पैटर्न पिकअप कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा स्टेप होता था कि हम देखते थे कौन कौन सी स्टेट हमारी जो एलिमिनेटेड स्टेट है ना, जिस स्टेट को हम एलिमिनेट करें वो एक्स है, ठीक है। लेट्स से मैं 3 को एलिमिनेट करूँ वो एक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ऑल स्टेट्स दैट गो इनटू एक्स, ठीक है, आपने कर लिया। और आपने, मैं वही कहता ना बार बार कि इसको इस्तेमाल करके कौन कहाँ जा सकता है, उसकी बेसिस पे हमें पता चल गया हमने कहाँ कहाँ एरो बनाना है। फिर हमने देख लिया लूप्स के बारे में, क्या सेल्फ लूप है, क्या टू ट्रांजिशन लूप है, और अगर है तो मल्टीपल तो नहीं है, मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही हो, इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि एक इधर बनाओ, एक इधर बनाओ, और एक खुद के ऊपर भी हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक जनरल तरीका होना चाहिए, और वो यही है कि आप जैसे मैंने किया था ना और वाला लूप यहाँ पे, ये जो मैंने चीज़ की थी, ये कि मैं वापस थोड़ा सा आता हूँ, वैसे मैंने पेंट पे खोला ही हुआ, वो बी वाला लूप भी हो सकता था, ये वाला लूप भी हो सकता था, आउटकम हमेशा एक ही आ रही थी। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस के एवेल्यूएट होने के बाद एंडिंग स्टेट आपकी 3 बननी थी, लूप ही है, तो आप ही जितनी मर्जी बार चला लो। इसी तरह से आप और करके ना सारे लूप्स को इस तरह से लिख सकते हो। तो आपने जब भी करना है ना, आप एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे होते हो, आप सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे होते हो, आप बस सारे लूप्स की इन्फॉर्मेशन एम्बेड कर रहे होते हो, ये कर रहे होते हो बस। तो अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप अगर पिछला वाला हिस्सा रिवॉच करोगे, होपफुली आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा था। और अब मैं सर जी मैं फ़ोन रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने NLP की भी तैयारी करनी है और उसका भी पेपर कर लिया।